हेलो बच्चों, आज का हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं एनपीओ में ही, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल पर्पस फंड। यानी कि जब हमें पैसा मिले, रिसीव्ड एंड पेमेंट्स मतलब पैसा मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है लेकिन वो रिवेन्यू नेचर का नहीं है, स्पेशल नेचर का है। जैसे सपोज हमें स्पोर्ट्स फंड मिला 1 लाख रुपए का, डोनेशन मिल गई, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 5 लाख रुपए। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट क्या करेंगे? चलो स्पोर्ट्स फंड तो आपको खैर इतना नहीं देखा होगा आपने अभी तक, लेकिन अगर डोनेशन मिल गई आपको बिल्डिंग के लिए 5 लाख रुपए, तो पैसे ज़रूर मिले, लेकिन इस 5 लाख रुपए का प्रयोग आप नॉर्मल नहीं कर सकते। अगर सिंपल डोनेशन लिखा होता तब तो इसे इनकम मान लिया जाता, लेकिन आपको ये डोनेशन किस चीज़ के लिए मिली है? केवल और केवल बिल्डिंग के लिए। तो इस 5 लाख रुपये की बिल्डिंग के लिए जो आपको पैसा मिला है, इसको केवल और केवल आपको बिल्डिंग पर ही खर्च करना है। तो ये स्पेशल पर्पस फंड है। इसको हम कहाँ लेकर के जाते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 5 लाख रुपये। क्लियर हुआ ये? तो ये है स्पेशल पर्पस फंड। खैर मामला इतना ही नहीं है, इतना तो आपको पहले से ही पता है। और हाँ, ये स्पोर्ट्स फंड भी चला जाएगा, स्पोर्ट्स फंड 1 लाख रुपये। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अब आगे मैटर जो मेन बताने वाली बात थी, ये 5 लाख रुपए का आपको फंड मिला। अब इसकी ट्रीटमेंट समझा रहा हूँ, तो एग्जांपल लेकर के बताऊँगा, इसी में ऐड और माइनस करता रहूँगा। ये 5 लाख रुपए का फंड मिला, तो मिल गया था, पैसा हमारे पर रखा हुआ है, लेकिन अभी बिल्डिंग बनवाने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी बिल्डिंग से काम चल रहा है, या फिर अभी हमारे को लेबर नहीं मिल रही या रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो मतलब पैसा हमारे पास स्पेयर में पड़ा हुआ है। तो जिस बंदे ने या जिस संस्था से, यानी कि दूसरी संस्था से या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमें 5 लाख रुपए मिले, तो हमने उनको बोला कि भाई हमारे पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, इसका हम यूज़ क्या करें? इसको फिलहाल हम बैंक में एफडी की तरह से करवा लेते हैं। यानी कि इस 5 लाख रुपए को अगर हम बैंक में एफडी करवा दें तो उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगा, या फिर किसी कंपनी के शेयर अगर हम खरीद लेते हैं। एनजीओ कोई प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं कर रही या इंटरेस्ट कमाने के उद्देश्य से काम नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि ये पैसा बेकार पड़ा हुआ है, तो इस बेकार पड़े हुए पैसे को अगर कहीं सही जगह पर लगा दिया जाए, सिक्योर्ड जगह पर, तो वहाँ से जो पैसे प्राप्त होंगे उससे इस फंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन उससे मिलने वाला ब्याज वो हम ऐसे ही नहीं रख सकते अपने पास। हमें क्या करना पड़ेगा? उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ जी, हमने आपके पैसे को इस जगह या किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। वहाँ से नॉर्मली परमिशन मिल जाती है। तो ये 5 लाख रुपए जो हमारे पास लायबिलिटी थी, यानी कि जो रिसिप्ट साइड में थे, इस 5 लाख रुपए को हमने खर्च कर दिया। पैसे आए तो 5 लाख रुपए यहाँ पड़े हुए। अब हमने इस डोनेशन फॉर बिल्डिंग को हमने किसी बैंक में एफडी के तौर पे लगा दिया, यानी कि इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। तो जब इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे जाएंगे, तो ये क्या आ गया? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए हमें मिले थे, वो 5 लाख रुपए हमने लगा दिए, मतलब पैसे ख़त्म नहीं हुए। वहाँ से जब इन्वेस्टर ने हम ये तुड़वा लेंगे मतलब यहाँ से पैसे इसको इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, तो यहाँ से जब पैसे आएंगे तो पैसे मिल जाएंगे हमारे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन ये जो लायबिलिटी, ये तो इंटेक है, ये तो एज इट इज़ पड़ी की पड़ी हुई है। तो ये हमने जो 5 लाख रुपए थे, जब हमने इसे इन्वेस्ट कर दिया, तो हमने उनको इन्फॉर्म भी कर दिया कि हमने आपके पैसे को लगा दिया जी। अब थोड़ा टाइम बीतेगा, इस 5 लाख रुपए के बदले में कुछ ना कुछ ब्याज की प्राप्ति होगी या कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ ना कुछ कमाएंगे ना। तो इस 5 लाख रुपए में मान लो 12% के हिसाब से हमें 60,000 रुपये पूरे साल की कमाई है, वो मिल गई। तो ये 12,000, ये जो 60,000 रुपये, ये हमारी क्या करेंगे? इस 5 लाख रुपए की वैल्यू को बढ़ाएंगे। यानी कि पहले तो पैसे मिलेंगे, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये। 5 लाख रुपये हमने लगा रखे थे, वहाँ से हमें 60,000 रुपये की रिकवरी हुई, तो 60,000 रुपये हमारी लायबिलिटी मतलब इनफ्लो में, ये इनफ्लो है ना, ये सारा का सारा कैश को बढ़ा रहा है और ये कैश को घटा रहा है। तो जब 5 लाख रुपये पहले मिले थे तो पैसे आए, इस 5 लाख को हमने लगा दिया तो इन्वेस्ट हो गई, पैसे चले गए। इस 5 लाख के बदले जब हमने कमाया तो पैसे मिले, तो 60,000 रुपये आ गए। तो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे?
ये 5 लाख रुपए हमारी लायबिलिटी है, इस वाले 5 लाख रुपए को देखो लायबिलिटी है। तो जब लायबिलिटी साइड में इसको दिखाएंगे तो 5 लाख रुपए को आउटर कॉलम में दिखाने की बजाय इनर कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी हमने कमाया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कि अब ये फंड हमारा 5 लाख रुपए ना होकर के कितना हो चुका है, 5,60,000 रुपये। यानी कि उन लोगों की नज़रों में अब ये हो गया कि हाँ जी, हमने इस संस्था को 5 लाख रुपए नहीं दिया था, एक्चुअल में कितना हो चुका है वो फंड, 5,60,000। क्योंकि 5 लाख दिया जरूर था, लेकिन उस 5 लाख पे भी कितने रुपए कमा चुके हैं, 60,000। तो अब एक्चुअल में फंड कितना मिल करके हो चुका है, 5,60,000। इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी ही है, इन्वेस्टमेंट में बदलाव नहीं आया। इन्वेस्टमेंट तो अभी भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख। आपको ध्यान होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में अगर इधर कोई बिल्डिंग खरीदी है या परचेज किया है तो वो एसेट्स में आता है। कोई लायबिलिटी होती है, यानी कि कोई स्पेशल पर्पस लायबिलिटी मिली तो वो लायबिलिटी साइड में आता है। ये 5 लाख को मैं 5 लाख इधर लेके आया हूँ, इस 5 लाख वाले को जो मैंने बिल्डिंग खरीद ली या परचेज किया कुछ भी, उसी तरह से एसेट्स परचेज की तो यहाँ दिखा दिया। लेकिन ये जो 60,000 रुपये मिला है इसको इनकम नहीं दिखाना, ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट अगर रिसीव होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, लेकिन ये वाला जिस किससे रिलेटेड है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, मतलब बिल्डिंग फंड से रिलेटेड है। तो ये 60,000 रुपये हमारी कमाई नहीं है, हमारी संस्था की कमाई नहीं है, हमारे सिर पे बोझ को बढ़ा रहा है। तो 5,60,000 रुपये अब हमारे पास फंड इकट्ठा हो गया, यही इसमें इंपॉर्टेंट था। ये 60,000 के अलावा तो आपको पता है कि 5 लाख इधर आएगा, ये वाला 5 लाख इधर आएगा, लेकिन ये जो 60,000 मिले हैं ये हमारी बिल्डिंग फंड की वैल्यू को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि जिस संस्था से या जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमें 5 लाख रुपए मिले थे, हम उनको ये बात बताएंगे कि आपके द्वारा दिए गए पैसे को जो हमने इन्वेस्ट किया था वहाँ से हमने 60,000 रुपये कमाए हैं, और ये 60,000 रुपये हमारे लिए कमाई नहीं है, ये हमारे सिर पर बोझ को बढ़ा रहे। बात समझे? तो 5 लाख रुपए हमें मिले थे, उसको हमने इन्वेस्ट किया, वहाँ से जितनी भी कमाई होगी वो 60,000 रुपये हमारी बिल्डिंग फंड की वैल्यू को बढ़ा देगी। अब सपोज हमने क्या किया, इसमें से पूरे साल के दौरान हमें बिल्डिंग परचेज कर ली, हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, या फिर ये समझ लो बिल्डिंग रिपेयर करवा ली, ये लिखना चाहिए, बिल्डिंग रिपेयर करवाई 50,000। तो ये 50,000 रुपये वैसे अगर कुछ और ये सब चीज़ें कुछ भी ना होती, ये सब कुछ ना होता, तो बिल्डिंग पर अगर रिपेयर होते हैं 50,000 रुपये तो ये कहाँ चले जाते हैं, एक्सपेंडिचर में जाते हैं, कुछ नहीं क्या रखा होता तो। लेकिन ये वाले जो 50,000 रुपये किससे रिलेटेड है, बिल्डिंग रिपेयर से रिलेटेड है, और उस बिल्डिंग रिपेयर के लिए, बिल्डिंग के लिए हमें फ़ंड मिल रखा है। तो ये 50,000 रुपये हम उन लोगों को बताएंगे कि हाँ जी हमारा खर्चा है 50,000 रुपये का। तो अब ये 50,000 रुपये हम अपनी जेब से खर्च करने के बजाय इस फंड में से खर्च करेंगे। फंड कितने का इकट्ठा हो चुका है हमारे पास, 5,60,000 रुपये का। तो इस 50,000 रुपये को हम इस 5,60,000 में से खर्च करेंगे, यानी कि एक्सपेंसेस। तो टोटल फंड हमारे पास बच गया 5,10,000। दोबारा देखेंगे, 5 लाख रुपए मिले थे, दिखा दिया मैंने 5 लाख रुपए इधर, इस पे 60,000 और कमा लिए, तो फंड मिल करके अब कितने का हो गया, 5,60,000 का। इस 5,60,000 के फंड में से 50,000 हमें खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये रिपेयर बिल्डिंग के लिए, अगर सिंपल रिपेयर लिखा होता तब इसमें से खर्च नहीं होता, लेकिन ये रिपेयर किसके लिए है, बिल्डिंग के रिपेयर के लिए। तो 50,000 रुपये इसमें से घट जाएंगे। तो फिलहाल अब फंड कितने का हो चुका है, 5,10,000। तो ये है ट्रीटमेंट स्पेशल पर्पस फंड की। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने आपको लिंक में दिया था, क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुका है। तो क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है, पूरे साल में आपको टूर्नामेंट, जैसे कोई चैरिटेबल क्लब है या काफ़ी सारे मेंबर्स ने मिला करके एक अपना क्लब बना रखा है, तो उन लोगों को टूर्नामेंट वगैरह कराने के लिए फ़ंड मिलता रहता है। तो इस साल फंड उन्हें कितने रुपए का मिला है, 75,000 रुपये का। तो 75,000 रुपये उन्होंने अपने पास नहीं रखा, उन्होंने उसको इन्वेस्ट कर दिया 75,000 रुपये को। तो ये हमें टूर्नामेंट के लिए फ़ंड मिला हुआ है, स्पेशल पर्पस फंड है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, इसी हमारी इनकम नहीं है, लायबिलिटी है।
हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया, ये हमारी एसेट हो गई। लेकिन इस टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट की वजह से, ये टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें 9,000 रुपये की कमाई हो चुकी है, 9,000 रुपये की कमाई हो चुकी है। तो अब एक्चुअल में फ़ंड हमारा कितने का हो गया, 75,000 रुपये का फ़ंड था, 9,000 रुपये हमने कमा लिए, तो 84,000 रुपये हमारे हो गए टोटल। तो 84,000 रुपये का फ़ंड हमारे पास इकट्ठा हो चुका है। लेकिन नीचे एक एडजस्टमेंट में एक बात बताई हुई है कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज ₹3,000। 3,000 रुपये हमारी कमाई तो है, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला। तो क्या वो सामने वाला पक्ष हमें छोड़ देगा इस बात के लिए? वो तो यही तो कहेगा कि 3,000 रुपये बेशक मिले हो चाहे ना मिले हो, लेकिन आपका फ़ंड की वैल्यू तो बढ़ाएगा। यानी कि इंटरेस्ट जो एक्रूड है वो हमें आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। तो ये 3,000 रुपये भी इस 84,000 रुपये में ऐड हो जाएगा। या तो ये समझ लो कि ये 3,000 रुपये ये इस 9,000 में ऐड होगा, तो पूरे साल की हमारी इंटरेस्ट की अर्निंग कितनी हुई, इनकम कितना अर्न किया हमने, 12,000। 9,000 रुपये हमारी जेब में आ चुके हैं, 3,000 रुपये अभी तक नहीं आए। तो एक्चुअल में हमारा इस फंड इन्वेस्टमेंट पर कमाई कितनी, 9 और 3 12,000। दोबारा देखो, फंड के नाम से इन्वेस्टमेंट फंड हमें मिला कितना, 75,000। इस फंड के नाम पर हमने इन्वेस्ट कितना कर दिया, 75,000। इस 75,000 रुपये को लगाने पर पूरे साल की कमाई कितनी, 12,000। 9 मिल गए, 3 अभी नहीं मिले, लेकिन पूरे साल की कमाई तो 12,000 ही है। तो ये 12,000 रुपये कहाँ चले जाएंगे, इस 75,000 रुपये में ऐड हो जाएंगे। यानी कि टोटल कमाई कितने की हो गई अब, 87,000। यानी कि टोटल फंड कितने का इकट्ठा हो गया, 87,000। 87,000 में से हमें टूर्नामेंट के एक्सपेंस किए 6,000 रुपये। देखो एक्सपेंस कौन से वाले हैं, टूर्नामेंट वाले हैं। यानी कि ये एक्सपेंस अगर सिंपल एक्सपेंस होते तब तो एक्सपेंडिचर मान करके हम इसको दिखा देते इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन ये एक्सपेंस किससे रिलेटेड है, टूर्नामेंट से। तो इन एक्सपेंस को हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे, हम इस टूर्नामेंट फंड में से माइनस करेंगे। तो 75,000 रुपये का फंड था, 12,000 रुपये की टोटल कमाई हुई, 87,000 रुपये का हो गया। इस 87 में से 6 चले गए, तो 83,000 रुपये का फंड हमारे पास बचा हुआ है। तो देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मैंने परफॉर्मा खींचा हुआ है पहले से ही, तो देखेंगे इसको कैसे करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाद में देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बाद में देखेंगे। पहले बनाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट। टूर्नामेंट फंड, कितना फंड मिला हुआ है हमारे पे, 75,000। इस फंड को हमने इन्वेस्ट भी कर दिया, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 75,000। आगे क्या कह रहा है वो, 75 के बाद 9,000 रुपये की इनकम मिल गई, 3,000 की इनकम अभी तक नहीं मिली। तो फंड वालों को तो इस बात से लेना देना कुछ नहीं है, वो तो यही कहेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हो गया, 9,084 हो गया, प्लस इंटरेस्ट एक्रूड 3,000। तो टोटल हमारे पास कितने रुपए का फंड होना चाहिए, 87,000। 75 थे, उसमें से इस पैसे को लगाने की वजह से 9,000 मिल गए, 3,000 अभी तक नहीं मिले। तो टोटल इंटरेस्ट हमें कितने रुपए का कमाया हमने, 12,000 रुपये का। ये तो हमारी गलती है ना कि 3,000 हमें नहीं मिले, लेकिन इनकम तो मानी जाएगी, मतलब फंड की वैल्यू को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो टोटल हमारे पास फंड कितने का इकट्ठा हो गया, 87,000। हाँ ये बात अलग है कि ये 3,000 रुपये जो है ये हमारे लिए एसेट भी बन जाएगी, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो अब टोटल फंड कितने का इकट्ठा हो गया हमारे पास, 87,000 रुपये का। इसमें से हमें खर्च माइनस कर देंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 6,000 रुपये का। तो टोटल 83,000 रुपये का फंड हमारे पास पड़ा हुआ है, 75,000 रुपये इन्वेस्ट है। ध्यान रखना इन्वेस्ट हमने बेची नहीं है अभी, ये पड़ी रहेगी जब तक हमारे को इसकी ज़रूरत पूरी तरह से ना पड़े। ठीक है। तो 83,000 रुपये का फंड बचा हुआ है, 75,000 रुपये हमारे पास इन्वेस्टमेंट में पड़े हुए हैं, और ये 3,000 रुपये आज नहीं तो कल हमें मिल जाएंगे। ठीक है। अब बात आती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाया जाए। ये जो 6,000 रुपये के एक्सपेंस हैं,
₹6,000 के जो एक्सपेंस है, अगर ये सिंपल एक्सपेंस लिखा होता बाय एक्सपेंस, तो ये ₹6,000 कहाँ चले जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड टू एक्सपेंस 6,000। लेकिन ये 6,000 क्योंकि टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंस थे, और जब हमारे पास फंड पड़ा हुआ है तो हम उसी फंड में से इस पैसे को खर्च करेंगे, तो यहाँ पर नहीं आएगा। ये लिख करके मैंने जानबूझ के इसलिए काटा है ताकि आपको समझ में आए। सेम वही बात, बाय इंटरेस्ट 9,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 3,000, ये 12,000 रुपये दिखाने चाहिए थे इधर, लेकिन ये 12,000 रुपये हमारे पास नॉर्मल हमारी इनकम नहीं है। ये 12,000 रुपये हमें बताना पड़ेगा कि हमारे फंड की वैल्यू को बढ़ा रहा है। मतलब ये 12,000 रुपये हमारे पास रिवेन्यू इनकम नहीं है, हर रोज़ मिलने वाली इनकम नहीं है। ये 12,000 रुपये हमें क्या करना है, हमें हमारे लिए एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी को बढ़ा रही है। तो ये 12,000 रुपये यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ शो किए जाएंगे। देखो 9 इधर शो किया, 3 इधर शो किया, तो ना तो ये हमारा एक्सपेंस है, ना ही ये हमारे लिए इनकम है। बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐसा कुछ था ही नहीं, यानी कि ये फंड हमें इसी साल मिला था क्योंकि करंट ईयर में लिखा है। अगर वो कुछ बताता कि पिछले साल हमारे पास फंड था तो वो ओपनिंग लायबिलिटी भी चली जाती, और फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता तो ओपनिंग एसेट भी आ जाती। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। अगर होता तो लिख देते, अगर इन्फॉर्मेशन होती तो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही केवल इसकी एडजस्टमेंट आई। क्या किया हमने, टूर्नामेंट फंड के नाम से 75,000 रुपये मिले, 12,000 रुपये हमारी टोटल कमाई और हो गई, तो टोटल 87,000 रुपये का फंड हो गया। 6,000 रुपये उसमें से खर्च करने पड़े, 83,000 रुपये बच गए। 75,000 रुपये हमने लगा रखे हैं, ये 3,000 रुपये आज नहीं तो कल हमें मिल जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इससे रिलेटेड ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको करके दिखाया है, और ये क्वेश्चन जो है ये भी 3 से 4 नंबर का पूछा जा सकता है, और ये तीनों के तीनों एक्सट्रैक्ट पार्ट है। तो एक्सट्रैक्ट पार्ट किस तरह से बनाते हैं वो देख लिया आपने। इसका टोटल नहीं किया जाता, कभी भी इसका बैलेंस नहीं निकाला जाता। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने 2 पॉइंट और जोड़ दिए उसमें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 9 सेम ही क्वेश्चन है, टूर्नामेंट फंड से मतलब फंड बेस अकाउंटिंग, स्पेशल पर्पस फंड की कैसे ट्रीटमेंट की जाती है उसके बारे में। तो देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इसी क्वेश्चन को, पीछे वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो ये बॉक्स के अंदर के आइटम है, मैंने आपको पहले ही बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के अंदर जो भी आइटम लिखी होती है केवल एक बार आती है। 75 देखो एक ही बार आया, 9,000 केवल एक बार आया, ये वाला 75,000 केवल एक बार आया, ये 6,000 रुपये केवल एक बार माइनस हुआ। लेकिन ये जो 3,000 रुपये है ये देखो 2 बार आया है, एक बार इधर प्लस हुआ और एक बार इधर दिखाया। तो ध्यान रखना, ये बॉक्स के बाहर की आइटम थी तो 2 बार आनी थी, बड़े क्वेश्चन में भी करवाया था ना मैंने आपको। तो ये 3,000 रुपये बाहर दे रखा है, इसलिए ये 2 बार आ गया, एक बार इधर प्लस हुआ और एक बार इधर शो किए। उसके अलावा बॉक्स के अंदर की आइटम जितनी भी हैं वो केवल और केवल एक बार आई, और आएगी ज़रूर। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स पूरा तो नहीं बना रहे ना, लेकिन जितना आइटम दे रखी है वो एक बार तो आनी है, तो एक बार आई है और ये 2 बार। खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बताया हुआ है, वो कह रहा है कि साल के शुरू में देखो हम बना रहे हैं 18 के लिए, तो बता रहा है 1 अप्रैल 2017, इस साल के शुरू में क्लब के पास स्पोर्ट्स फंड पड़ा हुआ था 35,000 रुपये का, नहीं सॉरी 3.5 लाख रुपये का। क्लब के पास स्पोर्ट्स फंड के नाम से पैसा पड़ा हुआ 3.5 लाख रुपये का, और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी 3.5 लाख रुपये की। तो इस साल के शुरू की बात बता रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये 2 बार आएगी, ठीक है। लेकिन बता क्या रहा है कि साल के शुरू में आपके पास फंड भी है और इन्वेस्ट भी कर रखा था आपने। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या बताया है, स्पोर्ट्स फंड 31/7 का मतलब 1 अप्रैल 2017,
तो साल के शुरू में आपके पास स्पोर्ट्स फंड पड़ा हुआ है 3.5 लाख रुपए का। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी 3.5 लाख रुपए की है। एडजस्टमेंट है तो ये 2 बार आनी ही है। जो इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर थी, अगर उसमें कुछ फेरबदल ना हो तो एज इट इज़ वो यहाँ पर भी आएगा। भैया अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग पड़ी हुई थी, तो बिल्डिंग अगर 3.5 लाख की थी तो इस बार भी तो होगी। फर्नीचर अगर इस बार था तो इस बार भी होगा। तो 3.5, अगर मतलब स्पेशल कुछ ना कहा हो, मतलब बेचा नहीं है या कुछ भी नहीं कहा, तो एज इट इज़ वो चीज़ ऊपर से उठ करके यहाँ पर भी आएगी। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपके पास 3.5 लाख का था, वो इस बार ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख रुपये, यही स्पोर्ट्स फंड, लेकिन इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस होना है। लेकिन 2 बार आ गया, एक बार इधर आ गया, एक बार इधर, ये भी एक बार इधर आ गया, एक बार इधर। तो एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दी। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ये जो हमने 3.5 लाख रुपए लगा रखे हैं, पिछले साल से लगा रखे हैं, तो इस पर हमने कमाई कितनी की है, इंटरेस्ट कितना कमा लिया हमने? इंटरेस्ट हमने कमा लिया 40,000 रुपये का। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी टोटल इंटरेस्ट की कमाई हो चुकी है 40,000। तो ये फंड की वैल्यू को बढ़ाएगा। भाई अगर हमने कहीं पैसा लगा रखा है, उस पर जो भी पैसा ब्याज के रूप में मिलेगा तो हमें हमारे फंड की वैल्यू को बढ़ा देगा। लिखा है ना साफ साफ, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तब ये हमारी इनकम मान ली जाती, रिवेन्यू इनकम, लेकिन ये कैपिटल नेचर की इनकम है, तो इसको बढ़ाएगा। प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है किस पर? फंड इन्वेस्टमेंट पर, 40,000। तो टोटल 3,90,000 रुपये हो गया। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ये हो गया, अब इसको दोबारा ट्रीट नहीं करना। आगे कह रहे डोनेशन मिल गई फंड के नाम से, सॉरी स्पोर्ट्स फंड के नाम से। फंड पिछले साल 3.5 लाख का था, उसको हमने इन्वेस्ट करा, बदले में 40,000 और कमा लिए, तो 3,90,000 हो गया। इस साल 3,90,000 तो हो ही चुका है, 1.5 लाख रुपये और मिल गए हमें, यानी कि किसी और दूसरे लोगों ने भी हमें डोनेशन दी थी स्पोर्ट्स फंड से, तो ये पैसा उसी फंड में जाके प्लस हो जाएगा। भाई पिछले साल का था और जुड़ गया तो उसमें जाके प्लस ही होगा, फंड की वैल्यू को बढ़ाएगा। तो एडिशन ऑन स्पोर्ट्स फंड 1.5 लाख रुपये, तो 5,40,000 रुपये इकट्ठे हो गए हमारे पास। भाई 40,000 कमाए, 1.5 लाख का फंड और मिल गया, तो टोटल मिला करके देखो सेम नेचर के होने चाहिए। ये स्पोर्ट्स फंड है, ये भी स्पोर्ट्स फंड है, और वो वाला भी स्पोर्ट्स फंड था। तो स्पोर्ट्स फंड के लिए हमारे पास 3.5 लाख रुपए रखे थे, 1.5 लाख का और मिल गया तो 5 लाख, 40,000 हमने कमा लिए तो 5,40,000, तो टोटल 5,40,000 रुपये का फंड इकट्ठा हो गया। ये भी हमने कर लिया। क्रेडिट साइड में देखो पेमेंट जो हमने की है, स्पोर्ट्स प्राइजेज गिवन, जो मैन ऑफ द मैच दिया, मैन ऑफ द सीरीज़ दिया, ठीक है, या और भी बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, जो भी प्राइजेस वगैरह होते हैं वो दिए जाते हैं, अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए हमारे 1 लाख रुपए खर्च हुए। अगर सिंपल लिखा होता है स्पोर्ट्स एक्सपेंस, नहीं स्पोर्ट्स एक्सपेंस भी आ जाता, सिंपल लिखा होता प्राइजेस गिवन 1 लाख, तो हमारे एक्सपेंडिचर में आ जाता, मतलब एक्सपेंस मान लेते हैं। लेकिन ये कौन से वाले प्राइजेस हैं? स्पोर्ट्स प्राइस, और स्पोर्ट्स फंड हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये स्पेशल खर्चा है और स्पेशल फंड में से माइनस हो जाएगा। आगे बता रखा है स्पोर्ट्स इवेंट हुए 40,000 रुपये के, स्पोर्ट्स इवेंट हुए, इसके ऊपर एक्सपेंस हुआ, तो ये दोनों के दोनों खर्चे क्या हैं? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये स्पोर्ट्स इवेंट है, वो स्पोर्ट्स प्राइजेस हैं, तो ये 1,40,000 रुपये दोनों के दोनों क्या है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड खर्चे हैं, इसलिए इस स्पोर्ट्स फंड में से माइनस हो जाएंगे। क्लियर? फंड पिछले साल 3.5 लाख का था, 1.5 लाख का और मिला, 5 लाख हो गया, 40,000 उस पर हमने कमाई कर ली, 5,40,000 का हो गया, उसमें से 1,40,000 रुपये हमारे खर्च हो गए। ध्यान रखना स्पोर्ट्स से रिलेटेड फंड है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड खर्चे ही माइनस होने चाहिए, तो माइनस कर दिए जाएंगे इसमें से। माइनस स्पोर्ट्स प्राइजेस 1 लाख, माइनस एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट
40,000। तो टोटल मिलाकर के 4 लाख रुपए हमारे पास बच गए। 1 लाख रुपए भी खर्च हो गए, 40,000 भी खर्च हो गए। 3.5 पिछले साल का फंड, 1.5 लाख रुपए इस बार का फंड, 40,000 इस बार की कमाई, तो टोटल मिला के 5,40, उसमें से 1,40 माइनस हो गए 4 लाख, और ये पैसा हमारे पास 3.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे और भी बताया हुआ है जनरल फंड। अब आपको कहोगे सर इसमें से 8 लाख रुपए मैंने जनरल फंड को इसमें तो ऐड किया नहीं। ये भैया अलग नेचर का फंड है। फंड तो है ये भी स्पेशल पर्पस फंड है, ठीक है, लेकिन इस फंड को हम इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पोर्ट्स फंड था और ये जनरल फंड है। तो मतलब जनरल फंड के नए हमें कितने रुपए मिल गए? 8 लाख। तो ये भी हमारी इनकम नहीं है, ये भी कहाँ जाएगा? लेकिन ये पिछले साल नहीं था, ये इसी साल आएगा। जनरल फंड 8 लाख, 8 लाख रुपए का जनरल फंड पड़ा हुआ है हमारे पास। इसी फंड को हमने इन्वेस्ट भी कर दिया, देखो 8 लाख रुपए को, ये भी आ जाएगा जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख। इस इन्वेस्टमेंट पर हमने 80,000 रुपये कमा लिए, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो जैसे ऊपर वाले में करते थे सेम वही है, बस ऐसे जितने भी फंड आते जाएंगे सबकी ट्रीटमेंट हम सेम ही करेंगे। जैसे 3.5 लाख रुपये में हमें 40,000 रुपये कमा लिए, तो 40,000 रुपये इसमें ऐड करें। इसी तरह से इस 8 लाख को जब हमने इन्वेस्ट कर दिया, इस 8 लाख की इन्वेस्टमेंट के बदले हमने 80,000 रुपये कमा लिए, तो वो हमारे फंड की वैल्यू को बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड 80,000, 8 लाख 80,000। अगर इससे रिलेटेड कोई खर्चा होता, जनरल एक्सपेंसेस अगर होते, तो जनरल एक्सपेंसेस इसमें से माइनस हो जाते। ठीक है, तो ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल पर्पस फंड। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड जो मैंने आपको PDF सॉल्व किया है उसको भी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है।